हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे अपने कैरिकुलम और सिलेबस। इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मीनिंग। तो ये मीनिंग रहेगा, तो ये कैरिकुलम की मीनिंग है, सिलेबस की मीनिंग है। पहला पॉइंट, ठीक है। तो मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। अर्थ, ठीक है। कैरिकुलम का अर्थ, कैरिकुलम क्या होता है आप लोग को सबको पता है। कैरिकुलम किसको बोलते हैं, नहीं पता है तो मैंने वो भी बनाया था कैरिकुलम का और सिलेबस, ठीक है। इन दोनों में अभी अंतर आपको मैं बता दूंगी कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब है कैरिकुलम का। कैरिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट थॉट is in an educational system or a course। इसका मतलब होता है कि समग्र सामग्री, ओवरऑल कंटेंट यानी कि समग्र सामग्री है जो किसी शैक्षणिक एजुकेशनल सिस्टम यानी कि ओवरऑल कंटेंट यानी कि यहाँ पे लिखती हूँ संपूर्ण सामग्री, ठीक है। और कहाँ पे है, एजुकेशन सिस्टम यानी कि शैक्षणिक प्रणाली, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसको ले सकते हैं कि ऐसी कैरिकुलम क्या है, एक समग्र सामग्री है जो किसी एजुकेशन सिस्टम और कोर्स में क्या करती है, ये पढ़ाई जाती है। TAUGST, टॉट। टॉट यानी क्या होता है, टीच, टॉट, टॉट। तो ये टॉट यानी पढ़ाए जाना, सेकंड फॉर्म है इसका, पढ़ाई, ठीक है। तो ऐसी सामग्री है, संपूर्ण सामग्री है जो कि समग्र, इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो समग्र या संपूर्ण, ठीक है। सामग्री समग्र बोलेंगे तो बेटर होगा कि जो शैक्षिक पढ़ाई में प्रणाली में पढ़ाई जाती है। सेट और सेट फॉर यानी का क्या मतलब होता है, के लिए। सेट फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। किसके लिए होता है कैरिकुलम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी विषय के लिए, सेट फॉर यानी विषय के लिए पढ़ाई जाती है। इसका स्कोप, स्कोप यानी क्या हो जाता है, दायरा। कैरिकुलम का जो दायरा है वो कितना है, नैरो। नैरो का मतलब होता है सकरा, सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हुआ है, ये नैरो नहीं होता है, ये वाइड होता है, ठीक है। ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। सिलेबस जो होता है वो नैरो होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी उल्टा हो गया है। ये सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट किधर जाएगा, सिलेबस में जाएगा। आप लोग इसको चेंज कर लेना। मीनिंग तो सही है, मीनिंग तो सही है, लेकिन मीनिंग के बाद में ये जो सब्जेक्ट वाला है इसमें आएगा और ये इधर होगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस जो होता है वो एक सब्जेक्ट का होता है। जैसे मान लो आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट का, इंग्लिश सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, ठीक है। तो ये है, या गणित का क्या है, या सिलेबस यानी कि आप कैसा होता है, डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन ऑल द पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट और ऑड इन द सब्जेक्ट। मतलब कोई विषय जो होता है जिसमें किसी विषय में शामिल, सिलेबस जो होता है, डॉक्यूमेंट्स यानी क्या हो जाता है, आपका विषय, ठीक है। तो ये syllabus is the document that contain all the portion of the concept or over covered in a subject। यहाँ पे देखो syllabus जो है वो कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और कैरिकुलम जो होता है वो आपके पूरा कोर्स है। कोर्स यानी कि जैसे आप लोग डीएड में हो तो डीएड में 8 सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी 7 है। तो ये कोर्स है। डीएड का जो कोर्स है, डीएलएड का जो कोर्स है, ये कोर्स है, कोर्स का कैरिकुलम होता है, ओके।
तो इस कोर्स में पूरा ओवरऑल कंटेन होता है और ये इसका एक एजुकेशन सिस्टम है, उसके हिसाब से पढ़ाई होती है। और सिलेबस जो है वो एक सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? एक कंटेन ऑल द पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर्ड इन ए सब्जेक्ट। कवर्ड यानी क्या हो जाता है, अगर इसके हिंदी बोलेंगे, जिसमें किसी विषय में शामिल अवधारणाओं के सभी भाग शामिल होते हैं। कॉन्सेप्ट यानी भाग होगा, पोर्शन यानी भाग होगा, पोर्शन यानी क्या होगा, भाग होगा। कॉन्सेप्ट यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अवधारणा या प्रत्यय। कवर्ड यानी कि शामिल है। समझ में आ गया? ये जो है कैरिकुलम कोर्स से रिलेटेड होता है, सिलेबस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, है ना, ये आपका सिलेबस है। और कैरिकुलम पूरा डीएड। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सेट फॉर काहे के लिए है, कैरिकुलम जो होता है वो आपका एक कोर्स से रिलेटेड है। COURSE कोर्स से रिलेटेड है। और ये किससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, एज ए सब्जेक्ट। क्लियर? कैरिकुलम जो होता है वो आपका वाइड, वाइड यानी कि बड़ा, वाइड यानी क्या होता है, बड़ा होता है। कैरिकुलम भाई पूरी चीजें मिल रही हैं तो बड़ा होगा ना। और ये क्या होगा, सकरा, सकरा, नैरो, नैरो यानी कि सकरा, सकरा यानी कि एक सब्जेक्ट है ना इसमें, तो कम होगा। और ये बड़ा है क्यों, क्योंकि कैरिकुलम में पूरे ओवरऑल आपका फर्स्ट ईयर का पूरा आ रहा है। सेकेंड ईयर का अगर है तो सेकेंड ईयर का कैरिकुलम अलग है, फर्स्ट ईयर का कैरिकुलम अलग है। तो ये सिलेबस है, ये कैरिकुलम है, तो ये कैरिकुलम बड़ा होगा और सिलेबस जो होगा सकरा होगा। क्लियर हो गया? अब सेट आउट ऑफ बाय, सेट आउट बाय द्वारा निर्धारण। सेट आउट मतलब किसके द्वारा, किसके द्वारा निर्धारित होता है। अब यहाँ पे भी उल्टा ही ले लो भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लो। नहीं, ये सही है। सिलेबस जो करते हैं ये पॉइंट को इधर ले लेना और ये पॉइंट को इधर ले लेना। सिलेबस जो होता है सिर्फ एग्जाम तक होता है, ठीक है। सिलेबस जो होता है सिर्फ एग्जाम बोर्ड तक होता है, ये सिर्फ एग्जाम बोर्ड तक होता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर डीएड का पढ़ाई कर रही हूँ या मैं 10th पढ़ रही हूँ या मैं 12th पढ़ रही हूँ तो इसका सिलेबस एग्जाम बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन कैरिकुलम जो होता है उसको गवर्नमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल कॉलेज करता है। आपका जो डीएड है उसका जो कैरिकुलम है वो कौन डिसाइड किया है, माध्यमिक मंडल, ठीक है। माध्यमिक मंडल मतलब आपका जो है ये CGBSC, ठीक है। ये CGBSC जो अपना है बोर्ड है, उसके थ्रू आपका कौन डिसाइड किया, कैरिकुलम डिसाइड किया डीएलएड का। सिलेबस यानी कि 10th है 12th है, ये परीक्षा बोर्ड में आएगा। ओके, परीक्षा बोर्ड वाले डिसाइड करेंगे भाई 12th में कितना पोर्शन आएगा, 10th में कितना पोर्शन आएगा। ओके, तो ये सिलेबस का कौन डिसाइड करता है, एग्जाम बोर्ड। लेकिन आपका कैरिकुलम कौन डिसाइड करेगा, माध्यमिक मंडल, गवर्नमेंट है, ठीक है। ये माध्यमिक मंडल कौन सा है, गवर्नमेंट का है ना। तो उसके जो स्कूल है, उसके जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, जैसे अपने इंस्टीट्यूट में या स्कूल में या कॉलेज में, ये कौन डिसाइड करके दिया, गवर्नमेंट ने दी। क्लियर हो गया? कैरिकुलम याद करना, डीएलएड कैरिकुलम है आपका। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो क्या है, आपका सिलेबस है। बस इतने से ध्यान रखना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टर्म यानी क्या होता है, अवधि। टर्म यानी क्या होता है, अवधि। अवधि, अवधि क्या होती है, अभी यहाँ पे भी गड़बड़ है। अभी कैरिकुलम जो होता है वो एक कोर्स में, कोर्स होते तक कैरिकुलम खत्म हो जाता है। लेकिन सिलेबस जो होता है वो आपका एक फिक्स टाइम तक, नॉर्मली ईयर होता है। अभी इंग्लिश का पहले फर्स्ट ईयर में कुछ अलग था, सेकेंड ईयर में अलग था, तो ये फिक्स टर्म नॉर्मली ईयर तक हुआ सिलेबस, और ये करिकुलम क्या हो गया, कोर्स तक हो गया। क्लियर है? सबको समझ में आ गया ना? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। होप सो।
चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कैरिकुलम। आप लोग को देखो क्वेश्चन पूछा है कि दोनों में अंतर बताना और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कैरिकुलम के। तो कैरिकुलम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, ये अपन देख लेते हैं कि क्या एक अच्छा कैरिकुलम कैसा होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या होता है मालूम है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि इसमें अगर आपको पूछता है कि कैरिकुलम क्या है, इफेक्टिव यानी प्रभावी, ठीक है। तो प्रभावी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैरिकुलम का, तो ये आपका हो जाएगा, रुको बता रही हूँ यहाँ पे, ईच कैरिकुलम ऑब्जेक्टिव शुड बी कंसिस्ट एंड अंडरस्टैंडेबल टू स्टाफ एंड स्टूडेंट। सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि ये कैरिकुलम को क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम, ठीक है। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आपका, ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक पाठ्यक्रम का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के भी समझ में आए और टीचर के भी। अंडरस्टैंडेबल यानी कि समझना, ठीक है, समझने योग्य, समझने योग्य, क्लियर हो गया। तो पहला क्या इसका पहला क्या विशेषता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के लिए कंसिस यानी कि संक्षिप्त और समझने योग्य होना चाहिए। संक्षिप्त यानी बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए भाई कि समझ में ही नहीं आया, संक्षिप्त और समझने योग्य होना चाहिए। किसके लिए, छात्र के लिए, और जो पढ़ा रहे हैं टीचर उनके लिए भी, स्टाफ के लिए, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, ईच कैरिकुलम ऑब्जेक्टिव शुड बी इन कंपोज previous learning and require the student to integrated and then apply certain knowledge। इसका मतलब होता है कि दूसरा ऐसा है कि इसमें जो भी चीजों को शामिल किया जाता है सिखाने के लिए, लर्निंग यानी सिखाने के लिए, तो वो, और जो मानक है, मानक यानी कि क्या हो जाएगा, रिक्वायर द स्टूडेंट इंटीग्रेट अप्लाई द सर्टन नॉलेज। मतलब यहाँ पे पुराना, प्रीवियस यानी पुराना, जो हमारा कैरिकुलम होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी सिखाने के लिए जो शामिल किया जाता है वो उपलब्धि को प्रदर्शित करने वाला हो, है ना। और क्या होना चाहिए आपका, छात्रों के लिए ज्ञान को एकीकृत लागू करने की आवश्यकता होती है। मतलब आपके जो पुराने जो नॉलेज होते हैं वो, उसमें पुराने ज्ञान और नए ज्ञान दोनों मिलके आपको इसमें तैयार करते हैं, क्लियर है। ईच कैरिकुलम ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य ये भी है कि प्रीवियस से हम लोग क्या करते हैं, पुरानी चीजों से हम लोग सीखते हैं, ठीक है, और पुरानी चीजों को सीखते हैं और उसके बाद में उसको नए चीजों में उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई सर्टन नॉलेज। जैसे मान लो आप, जैसे मैं, अगर आपका कोई चीज को अगर आपको सीख रहे हो, जैसे आप इंग्लिश का सीखे हो, तो आपको ये समझ में आ गया कि मैं फर्स्ट ईयर में मैंने इंग्लिश का क्या चीज इंपॉर्टेंट थी उसको पढ़ा, उसके बाद सेकेंड ईयर में उससे आगे पढ़ा। तो प्रीवियस जो लर्निंग किया था वो कहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं आप, सेकंड में अप्लाई कर पा रहे हैं कि उसके आगे का पढ़ रहे हैं तो उसको प्रीवियस को इसमें कनेक्ट करके आगे कर रहे हैं, ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, क्लियर है। फिर ईच कैरिकुलम ऑब्जेक्ट शुड कॉन्स्टिट्यूट लर्निंग दैट। मतलब यहाँ पे ये होता है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम का उद्देश्य में सीखना शामिल होना चाहिए। मतलब आपका जो भी चीज है, अगर कोई कैरिकुलम ऐसा बना है उसमें लर्निंग नहीं हो रही है, सीखना नहीं हो रहा है, तो वो बनाना व्यर्थ है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या शामिल होना चाहिए, सीखना, ठीक है। उसके बाद ईच कैरिकुलम ऑब्जेक्ट, देखो आपको कैरिकुलम के कैरेक्टरिस्टिक्स या इफेक्टिव बताना है या कैरिकुलम क्या है, तो आपको ये 4 पॉइंट याद कर लेना है। ईच कैरिकुलम ऑब्जेक्टिव शुड बी, यहां तक आपको एक लाइन याद हो जाएगी। इसमें आपको कंसिस्ट एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, छात्रों और स्टाफ को समझ में आना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस नॉलेज से स्टूडेंट अप्लाई करेंगे नए नॉलेज को।
शुड बी, ये भी यहाँ तक याद हो गया। तो ईच कैरिकुलम ऑब्जेक्ट शुड बी यहाँ तक याद कर लो, मतलब इसका हर पाठ्यक्रम का उद्देश्य ये है। फिर यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट शुड कंसिस्ट लर्निंग दैट, मतलब यहाँ पे सीखना शामिल होना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट, ईच कैरिकुलम ऑब्जेक्ट शुड बी फैसिबल फॉर द स्टाफ एंड स्टूडेंट अकम्प्लिश। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और कर्मचारियों को पूरा करना संभव होना चाहिए। अकम्प्लिश यानी कि कंप्लीट होना, ठीक है, कैसे होना चाहिए, पूरा करना संभव होना चाहिए, ठीक है। अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। ये हो गया पूरा करना, कौन को, स्टाफ और स्टूडेंट, टीचर और इसको, यहां तक समझ में आ गया। तो आपको 4 लाइन याद करनी है और ईच कैरिकुलम शुड बी तक याद करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अगर कैरिकुलम से रिलेटेड आया, इफेक्टिव कैरिकुलम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बताओ क्या है, कैरिकुलम क्या है, तब भी आप ये चारों पॉइंट को लिख सकते हो। उसके बाद सिलेबस देखते हैं। सिलेबस का मतलब होता है कि सिलेबस देखेंगे, सिलेबस का हमने देख लिया क्या मीनिंग है। अब सिलेबस 2 टाइप के होते हैं, प्री डिटरमाइंड सिलेबस, मतलब कि ये पूर्व निर्धारित, पहले से जो निर्धारित होता है सिलेबस वो है, ठीक है, पूर्व निर्धारित। और दूसरा इमरजेंट सिलेबस, यानी कि आकस्मिक यानी तुरंत, ठीक है, अचानक से कोई काम होता है ना, आकस्मिक। तो प्री डिटरमेंट वाला जो है, इसमें वेयर द कंटेंट, तो ऐसा पाठ्यक्रम जो वेयर द कंटेंट और राइट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज प्लान फर्स्ट बिफोर द क्लासरूम इंटरेक्शन अक्रॉस, मतलब ऐसा वाला होना चाहिए कि जहां पे आप क्या कर सकोगे, जहां कक्षा में बात करने से पहले वर्गीकरण का सामग्री और लेखन की योग्यता बनाई जाती है, ऐसा सिलेबस। ये कैसा होता है, प्री डिटरमाइंड है, पहले से पूर्व निर्धारित। ये आप क्या कर रहे हो, जो वर्गीकरण कर रहे हैं, भाई कौन सी क्लास पढ़ानी है, कौन सा वर्ग बजाना है। फिर दूसरा लेखन की योग्यता, कि क्या क्या चीज को लिखवाना है, क्या करना है, तो लेसन प्लान बनाना है, क्या करना है, ये सारा इसमें सिलेबस में प्री डिटरमाइंड सिलेबस पहले से रहता है। और आकस्मिक वाला जो होता है, ये कैसा होता है, उभरता हुआ, इसको क्या बोलते हैं, उभरता हुआ पाठ्यक्रम शिक्षण के दौरान, उभरता हुआ पाठ्यक्रम शिक्षण के दौरान मतलब जब हम पढ़ा रहे हैं तब। तो कंसर्न विथ इश्यूज एंड डिसीजन मेड वाइल टीचिंग, इसमें क्या ले आता है, कोई मुद्दा आ गया, कोई बात आ गई, या फिर कोई निर्णय हो गया, उस समय जो अपन सिलेबस बनाते हैं ये उस पे निर्धारित होता है, से संबंधित होता है, ठीक है। उभरता हुआ पाठ्य शिक्षण के दौरान में, शिक्षण के दौरान इमरजेंट सिलेबस का, आपके उसमें क्वेश्चन एक आया है कि सिलेबस के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ सिलेबस। तो अगर आया तो इसमें आप लोग लिख दोगे, 2 होते हैं, प्री डिटरमाइंड सिलेबस, इमरजेंट। प्री डिटरजेंट में आपको पता है पूर्व निर्धारित, वेयर द कंटेन यानी कि सामग्री, ठीक है, और राइट मतलब वर्गीकरण, और ये कैरेक्टराइजेशन यानी क्या होता है, प्लान फर्स्ट बिफोर द क्लासरूम इंटरेक्शन अक्रॉस, इंटरेक्शन यानी कि जब अपन क्लास के अंदर जाते हैं, तो जैसे मैं और आप दोनों बात करें तो इंटरेक्शन हो रहा ना, तो ये करने के पहले ये तैयार होता है। इमरजेंट यानी आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक पाठ्यक्रम, ये कैसा होता है इसका, कि ये लक्ष्य उभरता हुआ पाठ्यक्रम शिक्षण के दौरान पे लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे गुड सिलेबस। सिलेबस के भी कैरेक्टर होते हैं भाई। अब इसमें सिलेबस शुड बी प्रोवाइड, एक मिनट, A syllabus should be provide the description of the target group like student age। सिलेबस कैसा होना चाहिए, एक ऐसा सिलेबस होना चाहिए जिसमें क्या हो, लक्ष्य समूह का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।
लक्ष्य समूह का विवरण, डिस्क्रिप्शन यानी क्या होता है, विवरण। सिलेबस में विवरण होना चाहिए। सबसे पहले टारगेट ग्रुप, ग्रुप यानी समूह, ठीक है। टारगेट यानी क्या होता है, लक्ष्य, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप 10th क्लास का बना रहे हो सिलेबस, तो आपको पता है कि कौन सी एज होगी इस 10th क्लास में, तो शुड प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन, विवरण पता होना चाहिए टारगेट ग्रुप का। फिर एम आर द गोल्स ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट, विषय का हमको उद्देश्य, पाठ्यक्रम, लक्ष्य के विषय के समान, मतलब आपका जो उद्देश्य है, एम यानी क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य जो है, और गोल और लक्ष्य, ठीक है। उद्देश्य और लक्ष्य जो है वो किसके समान होना चाहिए, विषय के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो विषय संबंधित है ना, तो जो लक्ष्य उद्देश्य होगा वो किससे संबंधित होगा, विषय से संबंधित होगा। द कंटेंट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोर्स, यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि यहाँ पे जो टॉपिक लिए हैं, रिफ्लेक्ट, सामग्री पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को दर्शाती है। मतलब आपका जो मटेरियल है वो किसका उद्देश्य बता रही है, एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य बताती है, कंटेंट का मतलब सामग्री पाठ्यक्रम के उद्देश्य को रिफ्लेक्ट यानी दर्शाती है। जैसे मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, उस सब्जेक्ट को वो कोर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्ट करता ना, दृष्टि दिखा रहा ना। तो इस, जैसे मान लो इंग्लिश है, तो इंग्लिश का जो उद्देश्य है वो किस पे रिफ्लेक्ट करता है, क्या दर्शाता है, इस कोर्स में ये इंग्लिश सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिखा रहा, दर्शा रहा, इसका उद्देश्य दिखा रहा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, अगर गुड सिलेबस शुड ऑल्सो गिव गाइडलाइंस फॉर टीचर। अब सिलेबस क्या करता है भाई, ये शिक्षक को क्या करता है, मार्गदर्शक का कार्य करता है, को निर्देश देता है, ठीक है, प्रदान कुछ निर्देश भी देना करता है। क्लियर है ना, सिंपल है ना, हो जाएगा। सिलेबस क्या करेगा, आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट ग्रुप, लाइक स्टूडेंट एज, स्टूडेंट क्लासरूम, ये सारा। एम और गोल्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। कंटेंट रिफ्लेक्ट करता है आपका कोर्स को, उसका उद्देश्य होता है, मतलब सिलेबस का उद्देश्य होता है कि कोर्स के उद्देश्य को पूरा करना। अ गुड सिलेबस शुड ऑल्सो गिव गाइडलाइंस, टीचर के लिए भी वो गाइडलाइंस का काम है। अभी मुझे पता है कि मेरे को क्या क्या पढ़ाना है, तभी तो मेरे लिए गाइडलाइन बन गया ना कि मेरे को आप लोगों को सिलेबस में क्या क्या बताना है। तो आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि सिलेबस और कैरिकुलम में डिफरेंस बताओ, सिलेबस के टाइप क्या है वो आ सकता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है, या ये पूछता है कि गुड सिलेबस क्या है, गुड कैरिकुलम क्या है। तो आप लोग बस ये 4 लाइन और 4 चीजों को अच्छे से कर लेना, और ये आप को बिल्कुल राइट इट डाउन कर लेना। ओके, थैंक